हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग आपकी डिमांड पर फिर से एक बार डिस्कस करने जा रहे हैं यांग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इसके बेसिस पर स्लिट विड्थ और किसी पॉइंट पर जो कि उसके सामने स्क्रीन रखी है उसके किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी इत्यादि के लिए एक्सप्रेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हेलो, देखिए यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि ये यस क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इसलिए लेते हैं कि उसकी वेव लेंथ जो है वो फिक्स रहे, वेरिएबल नहीं रहेगी। अगर वेरिएबल वेवलेंथ वाली, जस्ट लाइक अगर वाइट लाइट हम यूज़ करेंगे तो सेम पॉइंट पर किसी वेव के कारण जो है हो सकता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्रिएट हो और उसी पॉइंट पर किसी दूसरे वेव के कारण जो है वो मिनिमम इंटेंसिटी क्रिएट हो, और फिर दोनों की कलर्स में भी डिफरेंस आ सकता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो इंटरफियरेंस पैटर्न होगा वो ब्लर्ड हो जाएगा। उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट से इक्विडिस्टेंट दो स्लिट्स लिया है, S1 एंड S2, क्योंकि इंटरफियरेंस की सबसे बड़ी शर्त जो होती है वो ये होती है कि दोनों सोर्स जिनसे हम इंटरफियरेंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं दे मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज means the sources either be in same phase, either have constant phase relationship। या तो इनके बीच का फेज डिफरेंस ज़ीरो हो या इनके बीच में एक फिक्स फेज डिफरेंस हो। अदरवाइज वी विल नॉट गेट अ सस्टेन्ड एंड कॉन्ट्रास्ट इंटरफियरेंस। This is why both slits S1 and S2 are placed equidistant from monochromatic source of light. Since these slits are equidistant from the source, the path difference of the waves reaching from O at S1 and S2 is 0, because they both of them will be of equal length। दोनों इक्वल लेंथ की होंगी। इक्वल लेंथ होने की वजह से इनका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। नाउ हाइगेंस प्रिंसिपल के अनुसार, हाइगेंस के प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा, S1 और S2 चूँकि सेम फेज में ये वेव्स हैं, यानी माना जा सकता है कि ये एक ही वेव फ्रंट पर लोकेटेड हैं ये पॉइंट, तो यहाँ और यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये और ये सेम फेज में है तो एक ही फेज में यहाँ से वेव निकलनी शुरू हो जाएंगी, और जब वेव्स निकलनी शुरू होंगी तो वो क्या करेंगी, मीडियम में जो है आप कह सकते हो क्रेस्ट एंड ट्रोज के रूप में आगे बढ़ेंगी। जहाँ पर ट्रोज और ट्रोज आपस में मिलेंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी, और जहाँ पर क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ट्रोज और क्रेस्ट की बात मैकेनिकल वेव में ज़्यादा उचित होती है, लाइट वेव में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को समझने के लिए बता रहे हैं। एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर सेम फेज मिलने का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि एक पीक पर एक डायरेक्शन में है और दूसरी उसी समय क्या हो, पीक पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अपोजिट फेज में है, तो एक को हम क्रेस्ट समझ ले रहे हैं और दूसरे वाले को ट्रो समझ लेते हैं। ये बात हम सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बता रहे हैं। एक्चुअली तो ऐसा होता नहीं है। आप सभी जानते हो कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की वजह से ट्रोज और क्रेस्ट के रूप में नहीं चलती है, लेकिन फिर भी समझने के लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम सपोज करते हैं कि हमने मैकेनिकल वेव साउंड में पढ़ा था, उसमें ट्रोज और क्रेस्ट होते थे,
रेयर फ्रैक्शन और वो होता था, तो उसी के एक टर्म को हमने ले लिया है। बाकी फैक्ट हम भी जानते हैं और आप लोग भी समझते होंगे इस चीज़ को। बात क्लियर है ना? कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, अब जहाँ पर दोनों सेम फेज में मिलेगी वहाँ पर क्या करें, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे, वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्रिएट होगी। और ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर ये अपोजिट फेज में मिलेंगी वहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी और जहाँ पर सेम फेज में मिलेंगी वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्रिएट होगी। क्लियर? अब देखिए, इन दोनों स्लिट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर पॉइंट O जो है किसी स्क्रीन पर जो पॉइंट है इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो आप कह सकते हैं कि S1 और S2 से पहुंचने वाली वेव्स जो होंगी वो कैसी होंगी, सेम फेज में होंगी। सेम फेज में होंगी तो क्या होगा, ये रेनफोर्स करेंगी तो क्या होगा, डेफिनेटली इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यहाँ पर एक ब्राइट पैटर्न हमको, एक ब्राइट फ्रिंज हमको दिखेगी। इस फ्रिंज को हम लोग सेंट्रल फ्रिंज के नाम से जानते हैं। सेंट्रल फ्रिंज के बारे में एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ लीजिएगा, सेंट्रल फ्रिंज का दोनों स्लिटों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होना जरूरी नहीं है। सेंट्रल फ्रिंज वो फ्रिंज होगी जहां पर दोनों स्लिट्स के कारण पहुंचने वाली वेव्स का पाथ डिफरेंस 0 हो। वो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। अगर इनके बीच में मान लीजिए कोई ट्रांसपेरेंट शीट लगा दें तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस डेवलप करेगा। और मान लीजिए इसमें लगा दिया तो अब इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अब सेंट्रल मैक्सिमा नहीं रहा। सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। अब इधर वाले में देखेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली अगर इस वाले में लगा देंगे तो फिर वही डिफरेंस आ जाएगा। और दोनों में इक्वल लगा देंगे, इक्वल थिकनेस की और सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लगा देंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा की वापसी भी हो सकती है। तो एक चीज़ बहुत क्लियरली समझने वाली, मोस्टली आदमी मन कंफ्यूज्ड रहता है, वो सोचता है कि जहाँ पर दोनों स्लिटों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्क्रीन को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा होगा। ये बहुत क्लियरली समझने की ज़रूरत है कि वो पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा। सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट होगा जहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 होगा। अब वो स्क्रीन पर कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर दोनों सोर्सेस से पहुंचने वाले, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस से पहुंचने वाली लाइट के बीच का पाथ डिफरेंस 0 हो। अगर मान लीजिए इसमें अगर हमने कोई ट्रांसपेरेंट शीट डाल ली तो डेफिनेटली आपका सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर नीचे वाले पे अगर आपने लगा दिया तो सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट टुवर्ड्स डाउनवर्ड। यानी फर्स्ट सोर्स के सामने अगर स्लिट लगा दिया तो सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट सोर्स की तरफ यानी S1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर S2 के सामने आपने स्लिट लगा दिया तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा किधर आएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि दोनों में आपने लगा दिया तो क्या होगा, तो देखना पड़ेगा कि पाथ डिफरेंस किसमें ज़्यादा हुआ किसमें कम हुआ। इसके अकॉर्डिंगली हम फैसला करेंगे कि हमारा पैटर्न किधर शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। किसमें, क्योंकि एक्चुअली जब सीट रखी जाती है तो हमारा पाथ जो होता है जिस स्लिट के सामने रखी जाती है उसका पाथ लंबा हो जाता है और जिसके में नहीं रखा जाता उसका वही बना रहता है। अगर इसमें रख देंगे तो इसको लाइट में ज़्यादा लंबा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, इसमें करेंगे तो इसमें पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली फ्रिंज जो है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में शिफ्ट करती है। अगर दोनों में रख दी जाए तो क्या होगा, प्रश्न ये दिमाग में आ सकता है कि इसमें भी रख दी जाए, इसमें रख दिया और अलग अलग थिकनेस की रख दी गई तो क्या होगा। तो फिर हमको देखना पड़ेगा किस में पाथ डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है। जिसमें पाथ डिफरेंस ज़्यादा होगा फ्रिंज शिफ्ट सेंट्रल मैक्सिमा उधर शिफ्ट करेगा, जिसमें पाथ डिफरेंस कम होगा उसमें नहीं शिफ्ट करेगा। राइट। अब फिलहाल हम सीट के बारे में बाद में मेन डिस्कशन पहला हमारा क्या है कि हम देखना चाहते हैं
कि जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है वो कैसा होगा, ये हम समझ चुके हैं कि इस पॉइंट पर S1 से चलने वाली वेव भी और S2 से चलने वाली वेव भी डेफिनेटली क्या होंगी, सेम फेज में पहुंचेंगी। जब ये सेम फेज में पहुंचेंगी तो ये डेफिनेटली डेड श्योर है कि ये पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा होगा, क्योंकि यहाँ पाथ डिफरेंस 0 है। अब मान लीजिए इससे किसी y डिस्टेंस पर लोकेटेड किसी पॉइंट P पर हमको इंटेंसिटी देखना है। इस पे इंटेंसिटी को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है। S2 से P तक की पाथ की लेंथ क्या हो जाएगी, S2P। S1 से P तक की पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, S1P। अब यही पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी। पाथ डिफरेंस ही डिसाइड करेगा। अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है तो डेफिनेटली द पॉइंट P is going to have constructive interference and it will have maximum intensity. And if the path difference is odd integral multiple of lambda by 2, then we definitely conclude that this point will have minimum intensity as the wave reaching from S1 and S2 are in opposite phase. अब कोई आवश्यक तो नहीं है कि पॉइंट P पर मैक्सिमा या मिनिमा ही प्रोड्यूस हो। आप जानते हैं एक मैक्सिमा से एक मिनिमा के बीच में इंटेंसिटी वेरी करती है। मैक्सिमा पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और जब हम मिनिमा की तरफ जाते हैं तो इंटेंसिटी घटती जाएगी। मिनिमा पर पहुंचकर क्या हो जाती है, ये 0 हो जाती है। और इंटरमीडिएट पॉइंट्स में क्या होता है, वो धीरे धीरे घटती हुई जाती है। कितनी इंटेंसिटी किस पॉइंट पर होगी ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड ऐसे होता है कि S1 और S2 से पहुंचने वाली जो रेज हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर हम जान पाएंगे कि वहाँ पर इंटेंसिटी कैसी है। फिलहाल आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अनुसार हम इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाने जा रहे हैं। हम ये जाने जा रहे हैं कि देखने जा रहे हैं कि हमको फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस पॉइंट की पोजीशन पर देखने जाते हैं तो ये पाथ डिफरेंस ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से S1 से अगर S2 पे परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, नाम रख दिया जाए यस के, ऐसा कौन, राइट। अब ये एस के रख दिया गया, ये परपेंडिकुलर है। अब चूंकि जो पॉइंट्स S1 एंड सिंस पॉइंट S1 एंड S2 आर वेरी क्लोज, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स आर ऑफ द ऑर्डर millimeter. Millimeter is very small quantity. If you divide 1 centimeter into 10 segments, then 1 segment will be millimeter. Since distance between S1 and S2 is order of millimeter, and distance between screen and slit is in meter. तो इन कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स आर वेरी लेस, बहुत कम होता है। और बहुत कम होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि पॉइंट S1 और S2 एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। इफेक्टली अगर हम देखा चाहें तो ये हमने जो लाइन खींची, रे खींची है, ये ही 1 मिलीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। थोड़ी सी मोटी कर देंगे, जैसे ये वाली 2 मिलीमीटर भी हो सकती है, आप मेज़र करेंगे तो पता चलेगा। तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है मीटर की तुलना में।
राइट। तो हम सपोज कर सकते हैं कि S1 एंड S2 आर अप्रॉक्सीमेटली वेरी क्लोज, हैंस Kp and S1p will be equidistant, and S and S2 and K will be also very less, बहुत स्मॉल होगा। बट क्या करें, क्योंकि इसके हम फिर भी कैलकुलेट करेंगे, इनके बीच के पाथ लेंथ को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मान सकते हैं, लेकिन Y S2 से K के बीच ये भी तो बहुत क्लोज होंगे, लेकिन इनके पाथ डिफरेंस को हम नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि हमें ये डिफरेंस लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का चाहिए, क्योंकि हमें ये डिफरेंस कैसा चाहिए, लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर, जो कि मिलीमीटर से भी कहीं छोटा होगा, 1000 टाइम छोटा हो जाएगा या 10,000 टाइम्स छोटा हो जाएगा। तो जाहिर है चूंकि S2K का ऑर्डर हमको लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए, इसलिए S2 और K के बहुत क्लोज होते हुए भी हम मानते हैं कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो ये पाथ डिफरेंस हमारा एक्चुअली आ क्या गया, S2K। समझ में आया कि नहीं है? हमने सपोज कर लिया कि ये एंगल क्या है, थीटा है। हमने क्या सपोज किया कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा। क्यों? आप देख सकते हैं दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में होगा। अब ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, यानी ये दोनों थीटा ही होंगे, क्योंकि दो लाइंस के बीच में जो एंगल होगा एक्यूट एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के एक्यूट एंगल के बराबर होता है, और जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है उनके ऑब्ट्यूज एंगल के बराबर होता है। तो डेफिनेटली अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, लेकिन इससे हम फायदा उठाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इफ अब देखिए क्लियरली साइन थीटा विल बी इक्वल टू S2K अपॉन S1 S2। S2K तो हमारा पाथ डिफरेंस है और S1 S2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है। इट इम्प्लाइज दैट S2K इक्वल्स टू D साइन थीटा। ये आपका इक्वेशन 2 है और ये आपका इक्वेशन 1 है। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत फिर देखिए यहां से, अब पाथ डिफरेंस D साइन थीटा हो गया तो हम लिख सकते हैं S2P माइनस S1P इक्वल्स टू D साइन थीटा। यानी P पर S1 और S2 से पहुंचने वाली वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया और कितना आया, D साइन थीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट द पॉइंट। अब दो तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि हमारा इस टॉपिक का मेन पर्पस क्या है, इस टॉपिक का मेन पर्पस है फ्रिंज विड्थ निकालना। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, आइदर दो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, आइदर दो मिनिमम डिस्टेंस वाले, मिनिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस, हमने मान लीजिए कि P जो है, P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। हमने क्या सपोज कर लिया कि P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो P पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो जो ये S1P और S2P का डिफरेंस होगा यानी D साइन थीटा होगा, इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा। इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा। तो हम लिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या लिखेंगे,
फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस d sin थीटा इक्वल्स टू n लेमडा। अब d sin थीटा इक्वल्स टू n लेमडा हो गया, यानी ये हमको पता लग गया d sin थीटा इक्वल्स टू लेमडा। देखिए d sin थीटा इक्वल्स टू लेमडा, यानी हमारा हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को ये कंप्लीट कर रहा है। अब हमारे सामने क्या सिचुएशन है? हमारे सामने सिचुएशन ये है कि अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने जा रहा है और ये लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल है, लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो d sin थीटा n लेमडा होगा। और थीटा, पहला केस हमने सपोज किया कि थीटा बहुत छोटा है। हमने फर्स्ट केस क्या सपोज कर लिया कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो, और रेडियन में मेजर किया जाए तो थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, यानी साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, विच इन टर्म्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। दैट इज d tan थीटा equals to n by lambda, and from the figure it is evident tan theta is equal to y by d. It implies that d y by d equals to n lambda. It implies that y equals to, विजिबल रेंज में नहीं है क्या? हाँ, अब देखिए अगर d sin थीटा जो है हमारा, अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा बहुत स्मॉल हो, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा, और थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा, यानी साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा होगा। तो d साइन थीटा को हम d tan थीटा भी लिख सकते हैं, और d tan थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? n लेमडा के। From the figure it is evident that tan theta is equal to y equals to d n lambda. That is y equals to n d lambda by d। यहाँ पर हमने y1 लिख दिया। क्या लिख दिया? y1 लिख दिया। y1 लिखने से क्या फर्क पड़ा? अब हमने ये मान ही लिया है कि पॉइंट P जो है, हमने ये ऑलरेडी सपोज कर लिया है कि पॉइंट P जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। पॉइंट P पर क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज होगी, लेकिन कैसी होगी? आधी ब्राइट फ्रिंज तो होगी नहीं, 2.5 यानी 2.5 फ्रिंज तो होगी नहीं। क्या हो सकती है? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो सकती है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज हो सकती है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज हो सकती है। तो ये ब्राइट फ्रिंज है तो हमने मान लिया कि यहाँ पर nth ब्राइट फ्रिंज है। हमने क्या सपोज कर लिया? nth ब्राइट फ्रिंज है। अब nth ब्राइट फ्रिंज है तो हमने मान लिया कि सेंट्रल फ्रिंज से nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस yn इक्वल टू कितना है? n d लेमडा बाई d है, राइट? वीडियो पास करो। डिस्टेंस जो हो गई n d लेमडा बाई d है। ये क्लियर हो गया? तो n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज कहाँ होगी? उसकी लोकेशन क्या होगी? d लेमडा बाई d हो। हम जानते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। कहीं पर
बीटा से डिनोट किया जाता है, कहीं ओमेगा से डिनोट किया जाता है, हम बीटा से डिनोट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? n+1th ब्राइट फ्रिंज पोजीशन ऑफ n+1th ब्राइट फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। क्या हो जाएगा? n+1 d लैम्डा बाई डी माइनस n d लैम्डा बाई डी। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा d लैम्डा बाई डी, यानी फ्रिंज विड्थ जो होगी d लैम्डा बाई डी होगी। फ्रिंज अगर आप चौड़ी चाहते हो तो स्लिट विड्थ कम रखिए, राइट, और चौड़ी चाहते हो तो डी ज़्यादा रखिए, ठीक। अब ये आ गया आपका। मान लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम में दे दिया जाए, पर्टिकुलरली बोर्ड में ऐसा हो सकता है कि फाइंड द फ्रिंज विड्थ यूजिंग पोजीशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मिनिमास। हमने कैसे निकाल दिया फ्रिंज विड्थ? हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले या ब्राइट फ्रिंजेस के 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस की डिस्टेंस निकाल कर इसको समझा दिया। हो सकता है कि बोर्ड में आपको ऐसे पूछ लिया जाए सिंपली कि आप जो है क्या करेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस के टर्म्स में फ्रिंज विड्थ को निकालिए। तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा सी बात है। क्या करना है हमको? जो हमने ये पाथ डिफरेंस लिया था, किसके लिए लिया था? डेफिनेटली हम लोगों ने लिया था, किसके लिए लिया था? हमने लिया था 2 कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट फ्रिंजेस के लिए लिया था। तो यही पाथ डिफरेंस d साइन थीटा जो कि d tan थीटा बनेगा, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा एंड d tan थीटा विल बी नियरली इक्वल। और ये किसके बराबर होना चाहिए? ट्वाइस n-1 लैम्डा बाई 2 यानी 8 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। नाउ d y बाई n, y बाई कैपिटल D ट्वाइस n-1 लैम्डा बाई 2 दैट इज yn। अगेन मैंने यूज किया यहाँ पर टर्म yn, ये जनरल टर्म था। जब हमने nth डार्क फ्रिंज की बात कर ली तो हमने इसे yn से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 2D। अब आ गई सेंट्रल मैक्सिमा से। सारी डिस्टेंसेज हम कहाँ से बता रहे हैं? सेंट्रल मैक्सिमा से। जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें हमने सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस ली थी, तो तुम लोग सोचते थे कि स्लिट से लेते तो ठीक रहता, क्योंकि हम सारा डेरिवेशन अगर हमारे क्लियर रहेंगे तो हमें ये दिक्कत नहीं आएगी समझने में कि क्यों ऐसा ले लिया गया। देख लीजिए, हम पोजीशन आप चाहे हम राइट फ्रिंज की डिस्टेंस ले रहे हैं, चाहे हम डार्क फ्रिंज की पोजीशन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? सेंट्रल मैक्सिमा से हम डिस्टेंस के टर्म्स में ले रहे हैं। तो n+1th डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस n+1 d लैम्डा बाई 2d। अब फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस ट्वाइस n+1 d लैम्डा बाई 2d माइनस n d लैम्डा बाई 2d। सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर फिर से हमको वही पुराना एक्सप्रेशन मिल जाएगा d लैम्डा बाई d। तो चाहे हम डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस निकालें वो भी वही आएगी, अगर ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस निकालें वो भी यही आएगा। यस यस यस, यू आर राइट, इट मस्ट बी ट्वाइस n-1। अब नाउ ये तो हो गया सिंपल। अगर सिंपल चीज़ें आती हैं तो इसे हम करके आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है और डायरेक्टली हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहाँ नहीं अप्लाई कर सकते हैं?
जब ये एंगल थीटा π/6 से कम हो तब तो डायरेक्ट हम इसका यूज कर देंगे, यानी एंगल π/6 रेडियन से कम का है तब तक हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी थोड़ी परिस्थितियों को सावधानी से देखना पड़ेगा, पोजीशंस देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ केसेस में आप कह सकते हो 99% केसेस में अगर ये एंगल जो थीटा आया था वो अगर π/6 से कम है तो हम बेहिचक जो है इस फार्मूले का यूज कर देंगे। लेकिन कभी कभी सवाल हमें धोखा दे देता है, और उन परिस्थितियों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे सवाल को कंसंट्रेट होकर देखते हैं और देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका फ़र्क पड़ रहा है, राइट। अगर फ़र्क पड़ता है तो फिर उसको हम कंसीडर करेंगे। 99% केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। जब थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री आ रहा हो, 30 डिग्री आ रहा हो, तो आप साइन थीटा और थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, राइट। लेकिन जब इससे ज़्यादा एंगल बढ़ता है तो अब थीटा जो होता है अब साइन थीटा के बराबर अप्रॉक्सीमेट भी नहीं रहता, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि साइन थीटा तो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है, लेकिन थीटा की वैल्यू तेज़ी से बढ़ने लगती है। नतीजा ये होता है कि अब साइन थीटा और थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं रह जाते हैं, तो जो हमने ये अप्रॉक्सीमेशन माना था वो फेल हो जाता है, और उस दशा में हम डी साइन थीटा ही वेवलेंथ लेंगे। क्या लेंगे? डी साइन थीटा ही वेवलेंथ लेंगे। और डी साइन थीटा से हम लोग क्या निकाल लेंगे? डी साइन थीटा से हम लोग साइन थीटा निकाल लेंगे। फिर हम लोग ये यूज करेंगे, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर है तो इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल लेंगे? साइन थीटा निकाल लेंगे, एन लैम्डा बाई डी, ठीक। और इसके बाद फिर हम लोग टेन थीटा का यूज कर देंगे, एन लैम्डा बाई डी। अब थीटा, अब टेन थीटा थीटा वाला थीटा नहीं होगा, थीटा की वैल्यू रख के हमको देखना पड़ेगा। इसमें हम एंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई बाई डी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, डी है 1 mm, डी क्या है 1 mm। अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया गया था इस प्रॉब्लम को, चूँकि मुझे लगा कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा कमज़ोर है इसलिए हमने इसको फिर से रिवाइज कर दिया। तो क्या हो गया, डी इक्वल टू 1 mm, कैपिटल डी इक्वल्स टू 1 मीटर एंड लेमडा इक्वल टू ½ mm। इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा में, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए तो क्या आ जाता है, एन इक्वल टू 1 हो जाता है, लेमडा इक्वल टू 1/2 mm हो जाता है, डी इक्वल टू 1 mm हो जाता है, और साइन थीटा देखिए 1 mm से 1 mm कट गया, साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1/2, यानी थीटा π/6 पहुंच गया। यानी हम अब डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, अब फ्रिंज विड्थ के लिए क्या लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे। अब थीटा हमको पता है, थीटा कितना है, थीटा है π/6, और थीटा अगर π/6 हो गया तो हम यहाँ लिखेंगे tan π/6 इक्वल्स टू n फर्स्ट है, और ये लेमडा है, और डी आपका, ठीक है ना, y बाई डी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, y बाई डी, क्योंकि y तो ये डिस्टेंस है और ये है थीटा, ये हो जाएगा y इक्वल टू डी। तो y इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, डी tan